చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ట్రాన్స్లేటర్గా అనివార్యం చేయాల్సిందిగా ఎమ్మెల్సీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్ర అన్న గారిని కోరుతా ఉన్నాను. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय लोकसभा के प्रत्याशी नालगोंडा के मेरे वरिष्ठ साथी श्री सैदी रेड्डी जी, हमारे रामचंद्र राव जी, हमारे वशिष्ठ रेड्डी जी, श्री भाग्य रेड्डी जी, श्री वेंकटेश्वर राव जी, श्री सम्मर मूर्ति जी, श्री श्रीनिवास गौड़ जी, सुभाष चंद्र जी, मुरुगनंदन जी, श्रीनिवास रेड्डी जी, बंदारू प्रसाद जी, हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट्स, हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के सदस्य और बड़ी संख्या में यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं नालगोंडा में आया हूं तो मैं जिसे दक्षिण की वाराणसी कहे जाने वाले प्रसिद्ध स्वयंभू शंभू लिंगेश्वर स्वामी मंदिर को मैं नमन करता हूं और देवी रेणुका यल्लम्मा उनको भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी सैदी रेड्डी जी ने आपको नालगोंडा के विकास के लिए जिस तरीके की बातें योजनाबद्ध तरीके से बताई हैं, वह इस बात को बताता है कि इन्होंने मन में ठान लिया है कि अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नालगोंडा का चहुमुखी विकास करके हटेंगे और विकास ले जाएंगे। मित्रों, ये जो नया पॉलिटिकल कल्चर, ये जो नया राजनीतिक संस्कृति, ये जो राजनीति की परिभाषा, ये जो राजनीति के काम करने का तरीका, ये आज विद्यमान है तो इसलिए है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति का चाल चरित्र और संस्कृति को बदल दिया है। इस कारण से ये हुआ है। अभी अभी सैदी रेड्डी जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, उनका कैंडिडेट आ करके एक मंच पर वार्तालाप कर ले, डिस्कशन कर ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहने की हिम्मत इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने देश को पछाड़ने में और पीछे रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यहां कहना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में सैदी रेड्डी जी के माध्यम से हम मजबूत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और वो मजबूर और लाचार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम मजबूत सरकार बोलते हैं तो हमारे आवाज में ये ताकत है मोदी जी में
कि जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में घुसकर, और ये मजबूर सरकार जब आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान को आतंकियों का डोजियर भेजते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राज में, यूपीए के राज में कश्मीर के अलगाववादी लोगों को ये निमंत्रण दिया जाता है कि आओ और प्रधानमंत्री कार्यालय में वार्तालाप करो, और मोदी जी के राज में धारा 370 को धाराशाही करके एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान बना करके रहते हैं। ఈరోజు మన నల్గొండలో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ప్రజలకు, మీడియా మిత్రులకు, వేదిక పైన అలంకరించిన అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మన అభ్యర్థి అయినటువంటి సైద్ రెడ్డి గారికి నమస్కరిస్తూ, ఇప్పుడే సైద్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలతో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి నేను తప్పకుండా పోరాడతానని చెప్పడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ మోదీ గారి నేతృత్వంలో వారు తప్పకుండా ఈ సమస్యల్ని కూడా మీకు తీరుస్తారని చెప్పేసి కూడా వారు చెప్పినట్టు నాకు అర్థమైంది. అయితే నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఒక కొత్త రాజకీయ సంస్కృతిని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ రాజకీయ సంస్కృతి ఈ యొక్క దేశంలో పని చేసినటువంటి ప్రభుత్వం, పనితో పాటు దేశంలో నిర్ణయాత్మకమైన ప్రభుత్వం ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకోవడం జరిగింది. మనం చూసాము, పాకిస్తాన్ విషయంలో కానీ ఇతర విషయంలో కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎవరు కూడా దాన్ని కాదనలేరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయాలు ఎప్పుడు తీసుకోలేదు, ఈ దేశాన్ని వెనకనే ఉంచింది. కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశం ఇప్పుడిప్పుడే ముందు అభివృద్ధి వైపు అడుగు పెడుతుందని చెప్పి స్పష్టంగా మనకు కనబడతా ఉంది. मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश, ये सैदी रेड्डी जी लंबे समय कनाडा में रहे हैं, इनसे पूछो कि दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, वो मोदी जी के नेतृत्व के कारण बज रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, सैदी रेड्डी जी को आप लोकसभा में भेजेंगे, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई बनाने में आज भारत 5वें स्थान से दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत। पेट्रोकेमिकल्स में भारत सबसे आगे निकल गया। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ऑटोमोबाइल के मार्केट में भारत जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर पर आ जाके खड़ा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथों में मोबाइल है, आपके मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन ताइवान, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन कोरिया, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन जापान।
आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये आज परिवर्तन है, ये आज विकास है। हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 मंत्र दिए हीरा के। हीरा मतलब H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हाईवेज में भारत 60% नेशनल हाईवे पिछले 10 साल में बने हैं। 60%। 55,000 किलोमीटर की सड़क है नेशनल हाईवे। 55,000 किलोमीटर पिछले 10 साल में बने हैं नेशनल हाईवे। और 52,000 रेलवे ट्रैक ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पर बने हैं। 1.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं 1.5 लाख में। और आपको जानकर खुशी होगी कि वी आर नाउ रीचिंग 2 लाख विलेजेस वेयर कॉमन सर्विस सेंटर इज एप्लीकेबल। कॉमन सर्विस सेंटर को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज। एयरवेज में बताना चाहूंगा, इन 2014 देयर वर 74 एयरपोर्ट्स। इन 2024 देयर आर 148 एयरपोर्ट्स। जस्ट डबल, दुगने एयरपोर्ट्स बन गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, हमारा आदिवासी भाई, इनको अगर किसी ने ताकत दी, अगर इनका इंपावरमेंट हुआ है तो मोदी जी के कारण हुआ है और मोदी जी के नीतियों से हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करता हूं तो 80 करोड़ और तेलंगाना के 2 करोड़ लोगों को मोदी जी हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत की गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल लोग 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग अब एपीएल में आ गए हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल करके एपीएल में आ गए हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 11 करोड़ किसान को और आपके यहां 36 लाख किसान को 2,000 रुपए प्रति चौथे महीने मिल रहा है, उसके बैंक के खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में हम दलहन में यानी दाल में, पल्स में और तिलहन में, तेल में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। भारत मोटा अनाज, श्री अन्न में इंटरनेशनली ये भारत सबसे बड़ा हब बन जाएगा और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है। आप सैदी रेड्डी जी को आप चुनाव जिताइए। 4 करोड़ मकान मोदी जी ने बनाए हैं और तुम्हारे बीआरएस ने 2 BHK का धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? अब मोदी जी 3 करोड़ और पक्के मकान बनाएंगे और आपको मकान दिया जाएगा। इस तरीके से विकास होगा। आयुष्मान भारत, आज भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 lakh families, 50 crore people are getting 5 lakh annual health coverage। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब मैं आयुष्मान भारत की बात बोलता हूं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप सैदी रेड्डी जी को चुनाव जिता करके भेजिए। आपसे यहां 26 लाख आयुष्मान भारत के लोग हैं, 26 लाख। अब मोदी जी ने तय किया है जितने भी इस देश में 70 इयर्स 70 साल से ऊपर की कोई माता है या 70 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग है, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी के कैटेगरी का, सबको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा और उनको जोड़ा जाएगा। इस तरीके से काम होगा। हमारे किन्नर भाइयों को भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा ना, इस पर मोदी जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगा, सोलर एनर्जी का प्लांट लगेगा और हर घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी और बिजली का बिल 0 हो जाएगा 5 साल के अंदर। और जो बिजली का बिल जो आपका 0 हो जाएगा और जो आप बिजली खर्च करने से रह जाएंगे, वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का साधन मिलेगा। इसलिए मित्रों, हर तरीके से विकास को जोड़ने का काम किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे सैदी रेड्डी साहब जो हमारे बहुत ही होनहार कार्यकर्ता हैं और एमएलए रहे हैं, अब ये लोकसभा में जाएंगे तो मैं युवाओं को बोलना चाहता हूं, यूथ को बोलना चाहता हूं, जब भारत तीसरे नंबर की इकॉनमी बनेगी तो नालगोंडा में भी विकास होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और युवाओं को जोड़ा जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, मैंने आपको मोदी जी के विकास की कहानी बताई, सारी बातें मैंने आपसे तफसील से रखी। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कैसे गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी चिंता हो रही है, कैसे नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कैसे युवाओं के अरमानों को पंख लग रहा है, कैसे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कैसे किसानों का एम्पावरमेंट हो रहा है, कैसे ट्राइबल को ताकत दी जा रही है, कैसे हमारे दलित भाइयों को ताकत दी जा रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस, ये लोग आपके हक को छीनने की तैयारी कर रहे हैं, आपके हक को छीनने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस देंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ जो उन्होंने जॉइंट आंध्र प्रदेश में किया था, और वो जॉइंट आंध्र प्रदेश में उन्होंने क्या किया था? एससी का, दलित का, शेड्यूल कास्ट का, एसटी का, आदिवासी भाई का, ट्राइबल का और ओबीसी का और अति पिछड़ा का रिजर्वेशन पे डाका डाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को आपका कोटा दे दिया गया था, आपका कोटा दे दिया गया था। बोलो, ऐसी सरकार को लाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को लाओगे क्या जो आपके एससी भाई, एसटी भाई, ओबीसी का रिजर्वेशन का कोटा डाका डाल दे? और एक बार नहीं किया, आंध्र प्रदेश में 4 बार किया, 4 बार कांग्रेस की सरकार ने, 4 टाइम्स, और चारों बार कोर्ट ने इनके ऑर्डर को निरस्त किया और तब आपका हित बच सका है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, कर्नाटक में ओबीसी का 4% का रिजर्वेशन काट के, डाका डाल के मुस्लिम को देने का काम सिद्धारमैया की सरकार ने किया। और जब हमारी सरकार आई, बोमई सरकार, तो हमने वापस ओबीसी को उसका हिस्सा दिलाया और सिद्धारमैया फिर से बुरी नजर लगाकर
उनका हिस्सा लेने लगा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी को कभी आने मत देना। बीजेपी, मोदी जी, सैदी रेड्डी को लाना, मैं विश्वास दिलाता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी किसी का भी आधा % भी रिजर्वेशन का हक नहीं जाने देंगे। पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये राम विरोधी है, एंटी राम है। सोनिया गांधी की सरकार यूपीए ने कोर्ट में एफिडेविट दिया और क्या कहा? राम काल्पनिक है, राम इमेजिनरी है। जाओ जाके देखो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट को। राम काल्पनिक है, राम इमेजिनरी है, इसका कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। और साथ में कहा इसका कोई साइंटिफिक, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप बताइए, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि का केस को लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ? कहा था कि नहीं कहा था? रोका था कि नहीं रोका था? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 जनवरी को कठोर अनुष्ठान के बाद भव्य राम मंदिर में मोदी जी ने राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया और राम लला आज विराजमान है। बोलिए, ऐसे राम विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? बोलो, ऐसे राम विरोधियों को आगे आने दोगे? मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये सनातन विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं। ये उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन इज लाइक डेंगू, सनातन इज लाइक मलेरिया, और ए राजा बोलता है सनातन इज लाइक HIV। और राहुल गांधी का मुंह चुप है, सोनिया गांधी को दिखता नहीं है, राहुल गांधी बोलते नहीं है, प्रियंका गांधी को सुनता नहीं है। बोलो, ऐसे सनातन विरोधियों को आने दोगे क्या? बोलो, आने दोगे क्या? जो एक शब्द नहीं बोलते सनातन के पक्ष में, ऐसे सनातन विरोधी, ये राष्ट्र विरोधी भी हैं, ये राष्ट्र विरोधी भी है। मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गए? जिन्होंने अफजल को सजा दी, सुप्रीम कोर्ट का जज, उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने माफी नहीं दी। और सबसे दुख की बात है कि ऐसी JNU में इनकी हौसला अफजाई करने के लिए दूसरे दिन और कोई नहीं, राहुल गांधी JNU में पहुंचा और उसने इन लोगों की हौसला अफजाई की। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? बोलो, राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? और आज एक उनके कांग्रेस के टिकट पर एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसे राष्ट्र विरोधी हैं, ये देश के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके ध्यान में है। इसलिए मित्रों, विकास के लिए, नालगोंडा के विकास के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी को आगे लाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और सैदी रेड्डी को लोकसभा में नालगोंडा में भेजना है। इसके लिए काम करना है। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? सैदी रेड्डी को चुनाव जिताएंगे ना? 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना? इनको लोकसभा में भेजेंगे ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? अब की बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत, जय तेलंगाना। హలో 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 హలో